जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग 8 मार्च को केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास एक दिन का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको केमिस्ट्री के वो टॉपिक पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 8 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले और कुछ क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आपके मॉडल पेपर में आ चुके हैं, जिनसे क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और बोर्ड परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा बार बार आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ना है। अंतिम समय आपके पास बचा है, आपको सुपर फास्ट तरीके से रिविजन करना है, आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आपको 8 मार्च को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। देखो क्वेश्चन है क्या, पहला ध्यान से समझो। फार्मेलिन क्या, इसके उपयोग लिखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में कि फार्मेलिन क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन ज़्यादातर 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, फार्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। फार्मेलिन जो है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है, ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्मेलिन किसका विलेन होता है। तो फार्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड का अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलेन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ये जो विलेन है, मृत जीवों का परिरक्षण हम करते हैं, उस परिरक्षण में इस विलेन का उपयोग किया जाता है, इस विलेन का प्रयोग किया जाता है। तो फार्मेलिन है क्या? फार्मेलिन जो है फॉर्मल्डिहाइड का एक जलीय विलेन है। समझ के इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगला देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में तुलनात्मक विभेद कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका। देखो फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड में अंतर, हम कुछ गुण लिखेंगे, 3 गुणों के आधार पर हम इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला गुण है कास्टिक सोडा, सांद्र कास्टिक सोडा की अभिक्रिया द्वारा हम इसका गुण डिसाइड करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, सांद्र कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके कैनिजारो अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम फॉर्मेट तथा मेथिल अल्कोहल बनते हैं। ये जो है फॉर्मल्डिहाइड है, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके रिएक्शन बना देता है। वहीं पर एसिटल्डिहाइड जो होता है ऐसा नहीं करता, जबकि उसमें पीले रंग का रेजिन बनता है। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है कैनिजारो अभिक्रिया दे देता है, कास्टिक सोडा विलेन के साथ अभिक्रिया कर सांद्र कास्टिक सोडा के साथ। वहीं पर एसिटल्डिहाइड ऐसा नहीं करता, इससे अभिक्रिया जो होती है कैनिजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, पूरी कैनिजारो अभिक्रिया बनती है। ठीक, दूसरा बच्चों अमोनिया की अभिक्रिया के द्वारा इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जो अमोनिया होता है जिसका फार्मूला होता है NH3, क्या होता है NH3, अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा। देखो योगशील अभिक्रिया नहीं होती है इसकी अमोनिया के साथ में फॉर्मल्डिहाइड की कोई योगशील रिएक्शन नहीं होती, जबकि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसको आप शॉर्टकट में यूरोट्रोपिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरोट्रोपिन। ठीक, योगशील अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, यानी कि ये तो कर लेते हैं। तनु क्षार की अभिक्रिया, तीसरा आपका जो इसकी प्रॉपर्टी गुण रहेगा तनु क्षार की अभिक्रिया के द्वारा। तो इसमें एल्डोल नहीं बनता है, बट यहाँ पर एक एल्डोल रिएक्शन बनती है, जिसको एल्डोल संघनन भी आप कह सकते हैं। समझ गए? तो ये 3 जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट अंतर थे 3 गुणों के आधार पर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। समझ के इस क्वेश्चन को? अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तुरंत आप पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्लीमन-सन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। एक क्लीमन-सन अपचयन नेम रिएक्शंस होती है, इसको उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन का, एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG अपॉन में HCl के साथ अपचयन के द्वारा, अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमन-सन अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन कराया तो आपकी एथेन बन जाती है, और ये जो रिएक्शन है क्लीमन-सन अपचयन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए तथा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ के रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसका समीकरण भी देना। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का आपको IUPAC नाम लिखना। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 कार्बन है,
CHO समूह लगाए यानी कि अल जुड़ जाएगा तो 2 कार्बन है तो एथ होता है, अल जुड़ गए एथेन और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे तो एथेनल होता है। तो एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड का IUPAC जो नाम होता है एथेनल होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे आ सकता है तो याद जरूर रखेंगे, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ में अवक्रिया होती है, NH2 या N2H4 कह सकते हैं। इसके साथ में जब रिएक्शन होती है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है और जल निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है इस प्रकार से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन की यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन होता क्या, देखो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अवक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या टेट्राएमीन भी कुछ लोग कहते हैं बनाता है। इसे हेक्सामेन यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, हेक्सामेन यूरोट्रोपिन भी हम इसे कहते हैं। रिएक्शन जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, या क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अवक्रिया करता है। तो ये जो नेम रिएक्शंस कन्वर्जन में भी इसका क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कैसे प्राप्त करेंगे उसमें भी आया है, क्या होता है जब उसमें भी आया। तो याद रखेंगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंसी 6-4-6 होती है। अगर आप रिएक्शन को संतुलित इसको करके आते हैं, बना के आते हैं, तो मैं कहता हूं जितने भी नंबर की होगी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ गए इस रिएक्शन को, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। नाइट्रोबेंजीन अगर हमें बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की कोई 2 विधियां आपको बतानी है, 2 विधियां आपको लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन को बना लेंगे। बेंजीन की अवक्रिया HNO3 के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 सेंटीग्रेड तापमान पर करेंगे और आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। तो एक तो ये होगी नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। दूसरी आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सहायता से हम इसको बना देंगे। किसकी सहायता से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl या बेंजीन की रिंग पर N2Cl लगा के HBF4 के साथ रिएक्शन होगी, इसमें एक कंपाउंड बनेगा, यौगिक में यौगिक बनेगा और इसमें आप NO2 की सब आप क्रिया करेंगे। Cu की उपस्थिति में इसको हम जब हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये 2 जो है नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियां, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अवक्रिया लिखिए। नाइट्रोबेंजीन जो होता है उसकी उदासीन माध्यम में अपचयन की एक आपको रिएक्शन बतानी है। देखो C6H5NH2 NO2 होता है, NH2 नहीं NO2, ये नाइट्रोबेंजीन हो गए, NH2 लगा देंगे तो एनिलीन हो जाता है, ठीक है। इसका अपचयन कराएंगे तो C6H5NO बन जाएगा। वहीं पर जब आप इसका फिर से अपचयन कराएंगे तो C6H5ENHOH यानी कि फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन बन जाता है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शंस आपको याद रख लेना। एथिलएमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। अगर आपको एथिलएमीन की पहचान करनी है तो एथिलएमीन की पहचान करने वाला कोई एक रासायनिक परीक्षण आपको लिखना है। देखो एथिलएमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब वो एथिल अल्कोहल है, एथिलएमीन है, जो कि ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन से भी जानते हैं जो कि है कैनिजारोव क्रिया। मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना। नेम रिएक्शंस का वीडियो अभी लगभग 1 से 2 घंटे में या 3 घंटे में आपको जरूर मिल जाएगा। नेम रिएक्शंस का भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपको याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है संघनन क्या है। संघनन पर टिप्पणी कीजिए। संघनन क्या है, देखो जब किसी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, कोई भी 2 कार्बनिक यौगिक हैं, उन 2 कार्बनिक यौगिक आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे कि एल्डोल संघनन, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के 2 अणु संयुक्त होकर एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं और एक रिएक्शन होती है जिसे आप एल्डोल संघनन भी कह सकते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है। तो जब कोई 2 कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनके 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, इससे एक यौगिक बनता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग एक तरीके से संघनन कहते हैं, ठीक है। अगला है लिपिड क्या है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। देखो बच्चों, वे तेल तथा वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहते हैं। वे तेल तथा वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहते हैं, उन्हें हम लोग लिपिड कहते हैं। अगर हम इनके कार्य की बात करें, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कराते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रण करना भी इनका एक काम है। जनन क्षमता को नियंत्रण करना भी लिपिड का ही एक कार्य है। तो लिपिड के कार्य जो 3 हैं आपको याद रख लेना है, और भी बट कम से कम 3 आपको पता होना चाहिए। संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों।
संक्रमण धातुएं जो होती हैं इनके कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। क्यों? संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, यही एक कारण है। ठीक है, समझ गए। अगला देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग भी आपको बताने हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या ये पता होना चाहिए। तो देखो, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को, विभिन्न प्रकार की धातुएं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर इसी को अपचयन विभव की कहते हैं। इस अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, इन अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जब धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। समझ गए? तो ये तो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो है परिभाषा है, डिफिनेशन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। फिर बच्चों आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है, यानी कि इसके कैरेक्टर क्या है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या गुण हैं, क्या कैरेक्टर हैं, इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला गुण है, सबसे पहला कैरेक्टर है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, श्रेणी में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो तत्व जो होते हैं उनकी अपचयन क्षमता का मान घटता है। जबकि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे आप नीचे थे, सबसे नीचे थे, अब आप नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है, याद रखेंगे। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचयन क्षमता घटती है। जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचयन क्षमता का जो मान है वो बढ़ता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक प्रमुख लक्षण है। समझ गए? यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घटेगी, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उसमें अपचयन क्षमता का जो मान है वो क्या होगा? बड़ा होगा, डिक्रीज होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक, अगला देखो, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर के जो भी तत्व हैं, जितने भी तत्व आते हैं, ये सारे तत्व अम्लों से अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। यानी कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। वहीं पर इसका उल्टा कब होता है? जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाते हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे के जो तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया अगर करते हैं तो वो जो हाइड्रोजन गैस है उसे मुक्त नहीं कर पाते। तो साधारण सा एक इसका कैरेक्टर है कि हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी तत्व हैं वो अगर किसी एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। अगर वो तत्व हाइड्रोजन से नीचे का है, वो अगर एसिड से अम्लों से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। साधारण सी बात, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या वाष्प के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जो हैं जल या फिर वाष्प, जल हो सकता है, वाष्प हो सकता है, जल या वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे, जल या वाष्प के साथ रिएक्शन करेंगे। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला देखो, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व, श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है वो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व होता है वो ऊपर वाले तत्व के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अगर कोई नीचे वाला तत्व है और उसका कोई विलयन बना हुआ है तो उस नीचे वाले तत्व को उसके बने हुए विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, उसको उस विलयन से अलग कर देता है। एक तरीके से जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं वही इसका सेम तरीके उससे आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई तत्व है, ऊपर वाला तत्व है, अगर उसका जैसे कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है सर इसके कुछ उपयोग बता दीजिए। तो उपयोग
किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में भी इसका प्रयोग होता है। कोई भी सेल है उसके मानक वैद्युत वाहक बल का अगर हमें निर्धारण करना है तो उसके निर्धारण करने में भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, किसका कितनी क्रियाशीलता है, इस चीज़ की भी तुलना अगर हमें करना है तो हम वहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कर लेते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो एक टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसके विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, इसके भौतिक गुण या इसके जो रासायनिक गुण होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, इनके बारे में, फिर साथ साथ इसके जो उपयोग होते हैं, कुछ आपको उपयोग भी पता होना चाहिए। समझ गए, इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है? संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। साधारण सी सीधी सी बात है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसी के कारण संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक है, मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। जब देखो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे बच्चों लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सी दिया गया, कभी कभी मोलरता भी दी गई होती, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी दिया रहता है उस अकॉर्डिंग इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की सांद्रता घटने पर, विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका जो विलयन है, उस विलयनों की सांद्रता अगर घट रही है, सांद्रता अगर घट रही है तो उसकी जो चालकता या फिर मोलर चालकता का मान है वो बढ़ जाएगा। यानी कि सांद्रता अगर घटेगी तो मोलर चालकता या फिर चालकता का मान बढ़ेगा, याद रख लेना। इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इस इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए। देखो, जब किसी धातु की क्षण को, कोई भी धातु की क्षण है, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में उसको जब डुबोया जाता है तो धातु की क्षण, तो जो धातु की क्षण है और विलयन दोनों के मध्य में उत्पन्न होने वाला विभव, इन दोनों के मध्य में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इस इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। जो आपका विद्युत लेपन होता है, इस विद्युत लेपन को आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखो, किसी विद्युत अपघट्य द्वारा, एक कोई विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत अपघट्य के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना। जो कॉपर की धातु होती है, उस कॉपर की धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना भी विद्युत लेपन का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या उपमहत्व है? परासरण क्रिया जो होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता है बताना है, समझाना है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, छोटे विलायक के जो कण होते हैं उनको तो बाहर निकलने देती है, जबकि अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। वहीं पर जो अशुद्ध विलायक के बड़े बड़े कण होते हैं उनको बाहर निकलने से रोकती है। क्लोरोबेंजीन से DDT आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेकर क्लोरल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आप DDT इसको इजीली से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो DDT आपकी बन जाती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्लोरोबेंजीन के दो लेते हैं। तो ये जो बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर इन क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।